Alright, learners, welcome to the platform of ER classes. And today we meet in our lecture number 11 of the ongoing series on environment and ecology. Alright, so आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अपना क्या वी आर गोइंग टू कवर बायो जियो केमिकल साइकिल. ठीक है, अभी मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. बायो जो है ना, बायो आप समझो लाइफ के बारे में बात हो रही है ना. बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, जियो में आपका अर्थ आ गया. अर्थ में अब अर्थ में क्या देखने को मिलते हैं आपको, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स है ना. बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल आप कहीं फॉरेस्ट में है, ठीक है, बायोटिक कौन से कंपोनेंट आ गए जिनमें लाइफ है, जैसे एनिमल्स हो गए, ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए. एंडलेस लिस्ट है कि लाइफ में क्या क्या आता है. ठीक है, अब एबायोटिक फैक्टर्स कौन से आ गए आपके, वो है फॉर एग्जांपल रॉक्स हैं, आपका वाटर है, सॉइल है, ये सब एबायोटिक में आ जाता है. ठीक है, अब लाइफ और आपका बायोटिक और एबायोटिक इसमें दोनों आ जाएगा, है ना. केमिकल्स, इनके केमिकल्स का साइकिल. ठीक है, लाइफ जो भी एग्जिस्ट करती है अर्थ के रिलेशन में, जो इनका केमिकल फ्लो है किसका, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो केमिकल्स का फ्लो है अर्थ की रिस्पेक्ट में, ये एक साइकिल की फॉर्म में होता है और इसी को कहते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल्स. ऑलराइट, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो पेड़ हैं ना, ये अर्थ पे हैं, हमारी सॉइल पे. ठीक है, एनिमल्स भी हमारे, फॉर एग्जांपल ये अगर कोई एनिमल है, ठीक है, ये एनिमल चल रहा है इधर. ठीक है, ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस हैं. ठीक है, हम कौन से अपने केमिकल्स एनवायरनमेंट से अंदर लेते हैं, फिर जब हम मर जाते हैं, बरी हो जाते हैं अंदर, फिर हमारी बॉडी कौन से केमिकल सॉइल में छोड़ती है. ठीक है, यहाँ से लिए यहाँ से वापस छोड़ दिए. ठीक है, ताकि एक बैलेंस बना रहे. यहाँ से ऑर्गेनिजम्स केमिकल ले रहे हैं, फिर जब ये बरी हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर ये वापस एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं, तो एक साइकिल बनता है. ठीक है, ऑलराइट, इन्हीं एक्सचेंज ऑफ केमिकल्स को हम बायोजियो केमिकल साइकिल्स बोलते हैं. ऑलराइट, लेट्स बिगिन. तो आपका जो बायोजियो केमिकल साइकिल्स है, इनको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स साइकिल हो रहे होते हैं. ठीक है, समझा चुका हूँ, कॉन्टेक्स्ट दे चुका हूँ मैं आपको. अब पढ़ लेते हैं. न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्गेनिजम्स, ओके, और बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, नीड टू बी रिप्लेस्ड सच दैट न्यूट्रिएंट्स एंटर बैक टू द इकोसिस्टम. आपको कॉन्टेक्ट समझ आ गया. अब हमें कौन कौन सा पढ़ना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ हमें पढ़ना क्या क्या. पहले हमें कार्बन साइकिल पढ़ना है, इसमें क्या क्या होता है. फिर हमें आपका नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है. क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, फिर आपका पढ़ना है हमें फॉस्फोरस साइकिल. ठीक है, ये रहा आपका फॉस्फोरस साइकिल. फिर आपका सल्फर साइकिल पढ़ना है हमें. ठीक है, सल्फर साइकिल, और यहाँ पे हम एंड कर देंगे. ठीक है, सल्फर साइकिल पढ़ के हम एंड कर देंगे. फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स इसकी, न्यूट्रिएंट साइकिल्स की, वो अलग बात है. ठीक है, हमें यही चार मोटे मोटे पढ़ने हैं. ठीक है, कहाँ आ गया मैं, ऊपर आ गया मैं, एक मिनट. हाँ, ये रहा. अब हमें कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ना है. कार्बन साइकिल आपका सिंपलेस्ट है इसमें से. ठीक है, नाइट्रोजन थोड़ा साइकिल आपको कॉम्प्लेक्स है, बाकी सारे सिंपल है. ठीक है, अब थोड़ा कार्बन साइकिल को हम समझ लेते हैं. इसमें क्या होता है आपको पता है. ठीक है, क्या पता है, जो कार्बन साइकिल है इसमें कंटिन्यूस एक्सचेंज हो रहा है कार्बन का बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब हम जो सांस अंदर लेते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या, आप ऑक्सीजन एयर जो अंदर लेते हो उसमें ऑक्सीजन आपका मेजर कंपोनेंट होता है ना, ऑक्सीजन ही चाहिए होती है. और जब बाहर छोड़ते हैं उसको मेजर कंपोनेंट गैसेस का कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ठीक है, वही बोल रहे हैं, द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स ए कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अच्छा, अब ये बता रहा है कि कार्बन कैसे कैसे ऐड होता है. फॉर एग्जांपल ये अगर आपका एटमॉस्फेयर है ना,
अब हम पहले समझते हैं इसमें ऐड कहाँ से हो रहे कार्बन, किन किन चीज़ों से। ठीक है, ठीक है। फिर हम देखेंगे रिमूव कैसे होता है। अगर ये आपका एटमॉस्फेयर है तो किन किन चीज़ों से कार्बन आपका बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझनी है हमें। पहले देखते हैं ऐड किन किन चीज़ों से हो रहा है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल जो आप गाड़ियों में चल रहे होते हो तो आप या तो पेट्रोल जला रहे होते हो ना, या तो आप अपनी डीजल जला रहे होते हो, तो यही आपके फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, या तो फिर रेस्पिरेशन से, समझ चुके हैं, बता चुका हूँ आपको। जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है कहीं भी, उसमें से भी हम पढ़ चुके हैं पीछे, जब हमने वो पढ़ा था आपका, जब हम असल में वो पढ़ रहे थे इकोलॉजिकल हायरार्की वगैरह पढ़ रहे थे, उधर हमने बात की थी ओशन के उसकी, है ना, फूड चेन वगैरह की जब बात कर रहे थे ओशन के इकोसिस्टम में, वहाँ पे मैंने बताया था आपको चिमनी से कैसे, चिमनी लाइक स्ट्रक्चर्स एट द बॉटम ऑफ ओशियन होते हैं, वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होती है, वहाँ से क्या क्या निकलता है। इसी तरह से अर्थ पे भी वॉल्केनिक इरप्शन होती है। ठीक है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ऐड हो जाती है। ठीक है, फिर आता है डिकम्पोजिशन से। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब ज़मीन पे पड़ा 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 हुआ है ना, फिर इस पर काफ़ी बैक्टीरिया वगैरह काम करते हैं, फिर रिलीज़ करते हैं इसमें से, जब ये इसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं ना बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिजम्स, फिर इसमें से कुछ गैसेस निकलती हैं उस डिकम्पोजिशन के दौरान, उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है। ठीक है, जैसे हम अपने ह्यूमन बीइंग्स जो मोनोथिस्टिक रिलीजन है हमारे, ज़्यादातर वो बरी करते हैं ना, बीट क्रिश्चियनिटी बीट इस्लाम, तो वो बरी करते हैं ज़मीन के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे भी डिकम्पोज होती है बॉडी, और जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो आपके रिलीज़ हो जाते हैं सॉइल में। ठीक है, तो ये एक हिसाब से आप रख लो, एक ये था कि न्यूट्रिएंट साइकिल चलता रहे हमारा अच्छे से, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, और न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी ना हो। ठीक है, इसीलिए बरी किया जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, डिकम्पोजिशन समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, अब ये ऐड करने का था। ऐड किस किस से देखा हमने, ऐड हमने देखा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फिर हमने देखा रेस्पिरेशन से ऐड होता है, वॉल्केनिक इरप्शन से होता है, डिकम्पोजिशन से होता है। ठीक है, अब देखते हैं रिमूव किससे होता है। रिमूव आपका होता है, इट इज़ रिमूव थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, जिससे प्लांट्स अपना, जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं क्या क्या लेते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और फिर प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, लेते वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वही करते हैं। एंड अदर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक्स। ठीक है, कार्बन को दूसरी टेक्निक से भी कैप्चर किया जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम क्लाइमेट चेंज वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन एडेड टू द एटमॉस्फेयर, इट हैज़ लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग को अब ये बोल रहा है कि ज़्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न होने की वजह से, जैसे हम पेट्रोल डीजल वगैरह फूंकते हैं अपनी गाड़ियों में, है ना, उससे ज़्यादा अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये ऐड हो चुका है एटमॉस्फेयर में। इस वजह से अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। अब आप खुद से क्वेश्चन पूछो कैसे होता है ये। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आपको ग्रीन हाउस के बारे में पता है। पोलर रीजन्स में, यहाँ जहाँ पे आपका सिर्फ स्नो वगैरह देखने को मिलती है और सनलाइट ज़्यादा देर नहीं रहती है, उसमें जो आपकी प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, वेजिटेशन, उनको एक ग्लास हाउस बनाया जाता है। ठीक है, शीशों का घर बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, जब सनलाइट जितनी देर के लिए भी निकलती है तो ये ग्लासेस उसको ट्रैप कर लेते हैं और फिर उसको हटने नहीं देते हैं। ठीक है, निकलने नहीं देते, ट्रैप कर लेते हैं इसको। इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है आपका ग्लास हाउस इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, सुनो मेरी बात, इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी गैसेस हैं इनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। अब ये क्या काम करती हैं, ये एक हिसाब से शीशे का काम करती हैं। शीशे का काम मतलब क्या, आप मोटा मोटा ये समझो कि अगर ये अर्थ है आपकी, ये सन है ना, ये सन है आपका, जो सनलाइट आती है ना, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है, फिर जब ये रिफ्लेक्ट करती है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन आपकी एंटर तो होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब बाद में हम पढ़ेंगे ये क्यों आसानी से आ जाती है, उसी वक्त क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो जाती है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। आप फिलहाल इतना सुनो कि आपकी सोलर रेडिएशन अंदर तो आ जाती है, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट करने
लगती है और बाहर निकलने लगती है, तो जो आपका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ट्रैप कर लेता है, इसको बाहर नहीं जाने देता। उस वजह से जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ऑलराइट, आई होप इट इज़ क्लियर। अब नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। अब नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ने से पहले आप ये सुनिए कि जो आपकी एटमॉस्फेयर में एयर है ना, ठीक है, इसमें लगभग 78% आपकी नाइट्रोजन होती है। ठीक है, लगभग, और मोटा मोटा आपका 20% होता है ऑक्सीजन। तो आप देख लो 78% है आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी है? लगभग 20%। तो नाइट्रोजन एक हिसाब से आपकी एबंडेंट गैस है, एबंडेंट, ठीक है, मतलब बहुत मात्रा में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, बहुत तादाद में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में आपकी ये, ठीक है, एयर में। अब क्योंकि ये ज़्यादा एयर में पाई जाती है तो इट इज़ वन ऑफ नेचर्स वे कि ये इनर्ट गैस है। इनर्ट का आप ये समझ लो कि रिएक्टिव नहीं है। फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को भी कह सकते हो कि ये इनर्ट पर्सन है। इनर्ट का मतलब होता है कि आप उसको कोई भी गाली दे दो, कितना भी गुस्सा चढ़ा दो, कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल धमकाने की कोशिश करो, ही विल नॉट रिएक्ट। ठीक है, ही विल नॉट रिएक्ट, उसको किसी भी वो रिएक्शन ही नहीं देता। इसी से आप इनर्ट गैस याद रख लो। इनर्ट गैस वो होती है जो रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, अब सेंस भी बनती है कि अगर ये रिएक्शन करने वाली गैस होती, फॉर एग्जांपल कहीं आपने माचिस जलाई और ये 78% है ना आपके एटमॉस्फेयर में, और ये रिएक्ट करती, आग लग जाती, फिर तो अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं ना कर पाता, आपका पूरा सब कुछ ही जल जाता। ठीक है, तो तभी ये सेंस बनता है कि ये इनर्ट हो। ठीक है, अच्छा पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस दैट इज इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली। अब यूज से क्या मतलब है आपका कि फॉर एग्जांपल आप इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो हमारा होता है ना, नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसने बेसिक साइंस पढ़ी हो उसको पता है ये हमारा डीएनए के स्ट्रक्चर में है, आरएनए के स्ट्रक्चर में है, इससे प्रोटीन्स बनते हैं, नाइट्रोजन है ना, काफ़ी कुछ होता है इससे। ठीक है, आप पढ़ लेते हैं आगे। नाइट्रोजन इज in its present form in the atmosphere needs to be converted into atomic form and combining with some element to make it usable। ठीक है, यूजेबल बाय आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं। फिर प्लांट्स जब उसको अच्छी तरह यूज़ कर लेंगे, फिर उस प्लांट्स को कौन खाने वाला है? फॉर एग्जांपल ये ट्री है कहीं, है ना, ये ट्री है, इसको कौन खाएगा? फिर एनिमल्स खाएंगे, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। फिर उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खाएंगे और उनको फिर ह्यूमंस खाएंगे, या ह्यूमंस इनको भी डायरेक्टली खा सकते हैं, या ह्यूमंस इनको भी खा सकते हैं, प्लांट्स वगैरह को डायरेक्टली, है ना, खाते भी हैं, सब्जियां खाते हैं हम, है ना। तो उस हिसाब से फिर हम हमारी बॉडी इसको यूज़ कर पाए नाइट्रोजन की, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिससे हमारा डीएनए बनता है, आरएनए बनता है, ठीक है ना, फिर यानी जेनेटिक मटेरियल बनता है हमारा, उसी से फिर प्रोटीन्स भी बनते हैं हमारे नाइट्रोजन बेसिस से, या नाइट्रोजन से हमारे ये प्रोटीन्स भी बनते हैं। मतलब ये बहुत ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब वही लिख रहा है कि नाइट्रोजन N2 जो होता है ना, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ये इनर्ट होता है, पढ़ चुके हैं। तो ये कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब कैसे होता है नेचर में हम देखते हैं, और ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आगे इसकी आप रख लो, कंपाउंड है इसका, ये नाइट्रोजन कंपाउंड है ना, ये N2, 2 एटम्स मिले और एक कंपाउंड बना। ठीक है, ये केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, एटॉमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम इसको दूसरे एलिमेंट्स के साथ जोड़ सकें, ताकि ये यूजेबल बने। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन साइकिल है ना आपका, इसमें 5 प्रोसेसेस होते हैं, आप याद रखिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन कि एटमॉस्फेयर है, उससे हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म्स, फिर इसको कैसे प्लांट्स यूज़ करते हैं, एनिमल्स कैसे यूज़ करते हैं, फिर एसिमिलेशन होता है, कैसे हमारे टिश्यूज़ वगैरह में ये मिलता है, फिर आपका एमोनिफिकेशन ये होता है कि एमोनिया कैसे बनता है नाइट्रोजन से। ठीक है, फिर उस एमोनिया से हम यूरिया कैसे बनाते हैं और एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं प्लांट्स में। फिर डिनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? डिनाइट्रिफिकेशन होता है फिर वापस उसको एटमॉस्फेयर में हम कैसे छोड़ते हैं। साइकिल तब तक कंप्लीट ही नहीं ना होगी, पहले हम जब तक फर्स्ट स्टेप रिपीट ना हो, फर्स्ट और लास्ट स्टेप आपस में फिर वाइस वर्सा ना हो जाए ना,
पहले स्टेप में क्या था नाइट्रोजन फिक्सेशन में, एटमॉस्फेयर से हम नाइट्रोजन को लेते हैं और यूजेबल बनाते हैं। लास्ट स्टेप क्या होगा, एटमॉस्फेयर में वापस इसको डाल देते हैं, ठीक है, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ऑलराइट, अब पहले पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। 5 स्टेप्स बोले मैंने आपको, अब पहला स्टेप पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब ये पूरा इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन में बता चुका हूँ आपको, गैस है, एबंडेंट गैस है ना, इनटू ए फॉर्म विच कैन इजिली एब्जॉर्ब, लाइक जैसे अमोनिया। मतलब ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, आपकी जो गैसियस नाइट्रोजन है, जो इनर्ट गैस है, वो कन्वर्ट होती है किसमें, अमोनिया में या फिर नाइट्रेट में या फिर नाइट्राइट्स में, ताकि ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाए प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक इट्स एटम्स अपार्ट सो दैट दे कैन कंबाइन विद अदर एटम्स, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो आपका N2 है ना, इसको तोड़ने के लिए एटॉमिक फॉर्म्स में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, और फिर जब ये एक बार अलग अलग हो गए, फिर ये किसी भी केमिकल्स के साथ, फॉर एग्जांपल X केमिकल है आपका या X एलिमेंट है, Y एलिमेंट है, उनके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन को फिक्स करने के 3 प्रोसेसेस हैं, अलग अलग प्रोसेस हैं और 3 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस हम पढ़ लेते हैं, एटमॉस्फेयर में फिक्स कैसे होती है नाइट्रो। फिक्स होने का मतलब है कि यूजेबल फॉर्म में ही कैसे कन्वर्ट होती है। फिक्स मतलब फिक्स इन द सेंस कि ये हमारे लिए फिट है कंजम्पशन के लिए, प्लांट्स के लिए कंजम्पशन के लिए, एनिमल्स के कंजम्पशन के लिए, ह्यूमंस के कंजम्पशन के लिए, उसके लिए फिक्स करना है इसको, ठीक है, ठीक है। पढ़ते हैं अब हम आगे। The energy is provided by activities like lightning, which helps in fixation of nitrogen. This energy breaks nitrogen gas. Nitrogen molecule reacts with oxygen for NOx, oxides of nitrogen. It gets dissolved in the rain and carry down to the earth. अब ये पता है क्या बोल रहा है, आप ऐसे सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक कलर हम यूज़ कर लेते हैं जो हमें ज़्यादा आसानी से दिखे, रेड उतनी कलर अच्छा आ नहीं रहा है, ठीक है। ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेयर। अब इसमें हम बात कर चुके हैं नाइट्रोजन आपकी 78% है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी रख लो आप, पता है ना आपको, बिजली कड़कती है ना, जब बिजली कड़कती है तो जो N2 आपकी मौजूद होती है ना, ये इससे अलग हो जाती है। जो हम पढ़ रहे थे ऊपर कि काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है इसको ब्रेक डाउन के लिए, वो लाइटनिंग प्रोवाइड करती है। अब ये अलग अलग हो गए, ठीक है, नाइट्रोजन के दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, ठीक है, जो कंपाउंड के फॉर्म में थे अब तक। अब क्या होता है आगे, ये फिर ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं, मिल गए ऑक्सीजन के साथ, ये यही नहीं रुकते हैं, फिर ये नाइट्राइट्स के साथ भी मिलते हैं एक और केमिकल के साथ, फिर ये NO2 बनाते हैं या NO3 बनाते हैं, ठीक है, NO2 या NO3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। अब ये वही बोल रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं हम जल्दी जल्दी। The energy is provided by activities like lightning, बिजली कड़कना, which helps in fixation of N2. This energy breaks the N2 gas. N2 molecule reacts with oxygen. ये मैं बोल रहा हूँ, फिर जब वो अलग हो जाता है फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, फिर ये NOx बताता है। असल में ये ऐसे NOx है ना, x नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर 2 होगा तो आपका होगा ये नाइट्रेट, 3 होगा तो नाइट्राइट्स हो जाएगा, ऑलराइट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, एक बार ये NOx की फॉर्म में हो गया, फिर बारिश पड़ती है, रेन पड़ती है, इसके साथ रेन अपने साथ इसको नीचे ले आती है ग्राउंड पे, ग्राउंड में ये घुसता है और फिर ये यूजेबल हो जाता है बाय प्लांट्स, ठीक है, यही लिखा हुआ है। इट गेट्स डिजॉल्व इन द रेन एंड कैरी डाउन टू द अर्थ, ठीक है। अब है दूसरी आपकी इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, ये थी एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, अब है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। अब इंडस्ट्रियल में क्या होता है, आप इधर सुनो, जो नाइट्रोजन है उसको आप रिएक्ट करवाते हो हाइड्रोजन गैस के साथ अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर भी हाई रखते हो और प्रेशर भी हाई रखते हो। इससे क्या होता है, इससे बन जाता है आपका अमोनिया यानी NH3 गैस, ठीक है। उसी को फिर आप कन्वर्ट करते हो NH3 या गैस या अमोनिया को, किसमें, अमोनिया गैस को आप इसको कन्वर्ट करते हो फिर बाय वेरियस प्रोसेसेस इनटू यूरिया। जो रूरल साइड में रहते हैं लोग, उनको स्टूडेंट्स रह रहे हैं, उनको पता होगा कि यूरिया क्या होता है। यूरिया एक फर्टिलाइज़र होता है जो आपके प्लांट्स वगैरह को दिया जाता है ताकि अच्छे से ग्रोथ कर पाए, एज अ फर्टिलाइज़र, खाद होती है ना, ये आपको दुकानों पे मिल जाती है, ठीक है।
अब मैं बता चुका हूँ आपको इसके बारे में, अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, इन इंडस्ट्रीज अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अमोनिया, ठीक है, विच इज फर्दर प्रोसेस टू मेक यूरिया एंड गिवन टू द प्लांट्स, ठीक है, बता चुका हूँ आपको उसके बारे में। अब है आगे बैक्टीरियल फिक्सेशन, ठीक है। अब ये थोड़ी सी आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है लेकिन मज़ेदार है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको। अब बैक्टीरियल फिक्सेशन, ठीक है, दिस एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इन फाउंड इन बैक्टीरिया ऑल्सो। देखो हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल, उसमें हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के दो तरीके पढ़ चुके हैं हम, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन पढ़ लिया। अब कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं नेचर में जो नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं, ठीक है। अब दो किस्म के ये बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो फिक्स करते हैं, ठीक है। एक होते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया, सिम्बियोटिक हम पढ़ चुके हैं पीछे, है ना। सिम्बियोसिस मतलब दोनों का साथ रहना ज़रूरी है, ठीक है, और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गेटिंग बेनिफिटेड, ठीक है। अब फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन से आ गए, एजोटोबैक्टर आ गया, क्लॉस्ट्रीडियम आ गया, नॉस्टॉक आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी एटसेट्रा, ठीक है। अब जो साथ में रह रहा है आपका बैक्टीरिया वो किसी प्लांट के साथ ही होगा ना, ठीक है ना। जैसे राइजोबियम एंड पी प्लांट, राइजोबियम एंड काउपी, सोयाबीन एंड राइजोबियम, इसी तरह क्लावर एंड राइजोबियम, ठीक है, सीबेरी एंड राइजोबियम, पीनट एंड राइजोबियम, एकासिया ट्री, ठीक है। ऑलराइट, अब फिक्सेशन कैसे होती है इसको पढ़ लेते हैं हम थोड़ा, ठीक है। ठीक है, अब समझ गए आप बैक्टीरिया के थ्रू भी फिक्सेशन होती है। अब है नाइट्रिफिकेशन, दूसरा स्टेप इसका, है ना, ये नाइट्रोजन साइकिल का दूसरा स्टेप। नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ चुके हैं किस किस के थ्रू, एटमॉस्फेयर में कैसे होती है, आपका इंडस्ट्री में कैसे होती है, और बैक्टीरिया के थ्रू कैसे होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। प्लांट्स कैन टेक अप नाइट्रोजन इन अमोनिया फॉर्म, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास आपका नाइट्राइट्स में इसको बदलता है अमोनिया को, ठीक है, और नाइट्रोबैक्टर आपका अमोनिया को किस में बदलता है, नाइट्रेट्स में, ठीक है। और यही नाइट्रेट और नाइट्राइट इज टेकन अप बाय द प्लांट्स। अभी मेरी बात सुनो, हम इधर आते हैं ना एटमॉस्फेरिक पे। इधर तक हमने क्या पढ़ा था कि ये गिरती है ना, ये पहले तो अलग हो जाती है, फिर ये NOx बनाती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, NO2 और NO3, चाहे नाइट्राइट है या नाइट्राइट्स है, ठीक है। फिर ये बारिश से उसमें गिर जाती है, ठीक है, ऑलराइट। तो एज इट इज़ ये भी ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है, अब मान लो जैसे ये NH3 है ना, अमोनिया गैस है, तो ठीक है, एटमॉस्फेयर से आपका ये, अगर ये कोई सॉइल है ना, ये उसमें प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से फिर ये NO2 NO3 में कन्वर्ट होके फिर सॉइल के अंदर चले जाती है, फिर रूट्स इनको ले लेते हैं ना, रेन के साथ आता है। अब क्या होता है, दूसरे भी प्रोसेस से अमोनिया गैस भी आपकी प्रोड्यूस होती है, वो भी एज इट इज़ ये ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं अपना, क्या बोलते हैं इसको, ले सकते हैं, ठीक है। मान लो फिर रेन हो गई, जब जैसे ही प्रोड्यूस हो रही थी वो रेन के साथ मिक्स हो गया ना अमोनिया, और फिर आपकी सॉइल के अंदर आ गई, फिर ये ले लेते हैं, या, ठीक है। अब असल में क्या होता है, हम पढ़ते हैं इसमें नाइट्रिफिकेशन में। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, प्लांट्स कैन टेक अप नाइट्रोजन इन अमोनिया फॉर्म, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है, अमोनिया फॉर्म में ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये आपका प्लांट है ना, ये सॉइल है, अब अमोनिया मौजूद है इधर, NH3 है ना। अब ये रूट्स हैं इसकी, इनकी रूट्स पे काफ़ी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर ये इस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, ठीक है। फिर ये इनको ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं वो कौन सा बैक्टीरिया मौजूद होता है, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रेट्स में जो कन्वर्ट करता है अमोनिया को वो कौन सा बैक्टीरिया मौजूद होता है, वो होता है नाइट्रोबैक्टर, ऑलराइट। फिर ये नाइट्रेट और नाइट्राइट्स लेते हैं बाय प्लांट्स, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ फिर से सुन लो आप ध्यान से, ठीक है। हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर फिक्सेशन करके डायरेक्टली इनको
NO2 या NO3 मिल गया ना डायरेक्टली, तो ये ले लेंगे आराम से। अब क्या हुआ, एमोनिया इनको मिल गई, एमोनिया गैस कहीं प्रोड्यूस हो रही थी, वो बारिश में मिलके इधर गिर गई नीचे, ठीक है, इधर अब प्रोड्यूस है एमोनिया, ठीक है। तो एमोनिया आपका ऐसे प्लांट नहीं ले सकता है, उसके लिए आपके जो रूट्स होते हैं प्लांट्स में, इनमें मौजूद होते हैं कुछ बैक्टीरिया, जैसे आपका नाइट्रोसोमानस या नाइट्रोबैक्टर है, ठीक है। ये रूट्स के आसपास भी मौजूद हो सकते हैं। सिम्बियोटिक में सिम्बियोटिक जो बैक्टीरिया हम पढ़ चुके हैं, राइजोबियम होगा, लेकिन ये अलग होते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रोसोमानस रूट्स के आसपास मौजूद होते हैं, फिर ये इस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में, और फिर ले लेते हैं प्लांट्स इनको ऊपर, ठीक है। ये यही बोल रहा है, ओके। अब एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है मिल जाना, ठीक है। एसिमिलेशन का क्या मतलब है, दीज प्लांट्स आर, हाँ, अब देखो इन प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे, ठीक है, विच हेल्प्स देम टू मेक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। मैं बता चुका हूँ आपको नाइट्रोजन ज़रूरी पड़ता है प्रोटीन बनाने में, ठीक है। दे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स गेट एसिमुलेटेड इन एनिमल टिश्यूज। एसिमुलेट कहाँ हो जाता है, एनिमल टिश्यूज में। यही होते है एसिमुलेशन, होता है मिल जाना, किसका, नाइट्रोजन का, एनिमल टिश्यूज में, ठीक है। ये होता है एसिमुलेशन, ओके। अब है एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इन्होंने एक्सक्रीटरी मैटर बाहर फेंका, फॉर एग्जांपल स्टूल्स पास किए सुबह सुबह ना, सुबह सुबह हर कोई करता है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, सुबह वो वॉशरूम जाते हैं, वहाँ पे स्टूल्स वगैरह पास करते हैं, उधर एमोनिया गैस भी आपके रिलीज होती है और आपका स्टूल्स भी रिलीज होते हैं। फिर क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एमोनिफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है ना, वो उस पर काम करते हैं और इसको अमोनिया गैस में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में, आइडिया दे चुका हूँ मैं। पार्ट ऑफ डिकेइंग प्रोसेस द नाइट्रोजन टेकन अप बाय द ऑर्गेनिज्म। जैसे हम अपनी बात करें, ह्यूमंस ने किनको खाया, प्लांट्स को डायरेक्टली, तो फिर भी हमें नाइट्रोजन मिल जाएगा, या फिर प्लांट को कोई एनिमल खा रहा है तो उस एनिमल को हम खा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे शीप वगैरह है उसको खा लिया हमने, वैसे भी हमें नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन हमने लिया, जो एसिमुलेट हो गया एनिमल टिश्यूज में, ये कन्वर्ट बैक, ये वापस कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, ठीक है। एमोनिफाइंग बैक्टीरिया हेल्प इन कन्वर्टिंग एक्सक्रीटेड मैटर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू अमोनिया, ठीक है, यही होता है। अब डिनाइट्रिफिकेशन क्या होगा, वापस ऑर्गेनिज्म से एटमॉस्फेयर में ये जो वापस पहुंच जाती है नाइट्रोजन गैस, उसी को हम डिनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ये असल में ई है, इधर DE है, ठीक है, डिनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन गैस इज लिबरेटेड फ्रॉम एमोनिया, ठीक है, जो हमने स्टूल्स में पास किए थे, या हमारी बॉडी में भी मौजूद होता है ना, एंड रिलीज्ड बैक टू द एटमॉस्फेयर। डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया लाइक सीडोमोनास एंड डिनाइट्रिफिकेंट्स हेल्प इन दिस प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं, डिनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, जैसे सीडोमोनास है, और डिनाइट्रिफिकेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, हेल्प इन दिस प्रोसेस, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सो लर्नर्स, हम बात करें कि एमोनिया के बारे में, डिनाइट्रिफिकेशन के बारे में। डिनाइट्रिफिकेशन का मैं आपको बोल चुका हूँ कि ऑर्गेनिज्म से वापस जो नाइट्रोजन निकलती है और एटमॉस्फेयर में चली जाती है ना, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इनसे वापस नाइट्रोजन जाती है एटमॉस्फेयर में। अब ये कैसे जाती है, ये जाती है दो तरीके से। हम अब तक पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स लेते हैं नाइट्रोजन को किस फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म सिर्फ एक है, और वो है आपकी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ठीक है। इवन जो एमोनिया गैस है आपकी, उसको भी कन्वर्ट किया जाता है बाय, अभी हमने पढ़ा, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट लर्नर्स, एक बार हम थोड़ा प्रोसेस को फिर से समझ लेते हैं पूरा, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं इधर से। ये आपका ट्रीज़ वगैरह हैं, ये आपके इसमें आपके बैक्टीरियाज वगैरह हैं, ये आपके रूट्स आ गए, ठीक है। रूट्स के आसपास भी बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एटमॉस्फेयर यहाँ पे मौजूद है ना, यहाँ पे लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग की वजह से जो नाइट्रोजन गैस हो जाती है वो आपकी अलग अलग एलिमेंट्स में टूट जाती है, फिर ये अलग अलग केमिकल्स के साथ मिलते हैं और NOx बनाते हैं। NOx पढ़ चुके हैं, NO2 बनाएंगे, NO3 बनाएंगे, और डायरेक्टली फिर इनके साथ नीचे आ जाएंगे, है ना। तो ये एज इट इज़ प्लांट यूज़ कर लेता है। अब क्या होता है, अब अगर ऐसे नहीं होगा तो क्या होता है, हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस करते हैं, उसमें हम वही पढ़ चुके हैं कि अमोनिया बनाते हैं ना, अमोनिया को फिर फर्दर यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, और यूरिया इसको एज इट इज़ दे देते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेता है, ठीक है। फिर इनको
इसको खाते हैं, है ना, एनिमल्स खाते हैं या फिर ह्यूमंस भी डायरेक्टली इन प्लांट्स को खा लेते हैं और हम में भी आ जाता है मौजूद, नाइट्रोजन हमें मिल जाता है। हमें किसके लिए चाहिए होता है, हमारा डीएनए इससे बनता है, आरएनए बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं, हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है नाइट्रोजन, है ना। फिर क्या होता है, जब हम अपना एक्सक्रीटरी मैटर पास करते हैं ना, तो वो फॉर्म, उस जो हमारा एक्सक्रीटरी मैटर होता है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रो ये एमोनिया गैस की फॉर्म में उसको लिबरेट करता है। अब इस एमोनिया गैस को कौन इस पे काम करता है, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे आपका कौन सा है, सीडोमोनास है, ठीक है ना, और इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रोजन, ठीक है, एमोनिया से कन्वर्ट करते हैं इसको नाइट्रोजन में, कौन काम करता है, सीडोमोनास कर देता है इसको और फिर रिलीज कर देता है इसको एटमॉस्फेयर में। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा, तीनों ये मैंने समझा दिया आपको, फिक्सेशन भी बता दी और डिनाइट्रिफिकेशन भी बता दी। आई होप इट इज़ ऑल राइट। आप बस इसको एक बार एक कर्सरी रीडिंग दे दीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फॉस्फोरस। एक बार मैं फिर बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा नाइट्रोजन के बारे में, बस एक बता रहा हूँ ताकि आपको एक फ्लो बना रहे, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल में हमने स्टार्ट किया था कि ये बोल के कि ये एक इनर्ट गैस है ना, फिर कैसे यूजेबल एज इट इज़ हम इसको यूजेबल नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। फिर हमने 5 स्टेप्स पढ़े नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हमने एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन के बारे में बात की, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के बारे में बात की, है ना, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। फिर हमने कुछ बैक्टीरियाज के बारे में बात की, देखिए मैं दिखा देता हूँ, बैक्टीरियल फिक्सेशन है ना, इसमें हमने राइजोबियम के बारे में बात की, फिर फ्री लिविंग बैक्टीरिया के बारे में बात की, ठीक है। अच्छा, ये कर रहे थे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, फिर हमने बात की ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना, जो ये आपका नाइट्रोजन होता है अमोनिया फॉर्म में, है ना, ज़्यादातर ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है, इसको यही नाइट्रिफिकेशन के बारे में हमने बात की, तो नाइट्रोसोमानस और नाइट्रोबैक्टर के बारे में बात की थी कि ये इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है और नाइट्राइट्स में करते हैं, ठीक है, और ये फिर प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने एसिमिलेशन के बारे में बात की, है ना, कैसे ये एनिमल टिश्यूज़ में एसिमिलेट हो। फिर एमोनिफिकेशन के बारे में बात की, ठीक है ना, कैसे जो हमारे एक्सक्रीटिव मैटर्स होते हैं या जो हमारे रिमेन्स होते हैं वो कैसे एमोनिफाइंग ये एमोनिया गैस रिलीज़ करते हैं, और फिर कैसे उसको जो डिनाइट्रिफिकेशन में बारे में पढ़ा हमने, जो डिनाइट्रिफाइंग आपके बैक्टीरिया हैं वो कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू ये नाइट्रोजन और इसको रिलीज़ करते हैं बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये हमने बात की थी यहाँ पे, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, सीडोमोनास के बारे में बात की थी और अदर डी नाइट्रिफिकेंट्स, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अब पढ़ते हैं फास्फोरस साइकिल के बारे में। तो आप एक काम कीजिएगा, नाइट्रोजन साइकिल को आप 1-2 बार पढ़िएगा, यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, थोड़ा लेंथी है, 1-2 बार आप पढ़ोगे आपको थोड़ा फील आ जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। जो आपका फास्फोरस साइकिल है ना, सिंपल साइकिल है, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। फास्फोरस जो है आपका, ये काफ़ी ज़रूरी एलिमेंट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बनाता है आपका मेजर कंपोनेंट होता है किसका, एटीपी का। अब जिसने बेसिक साइंसेस पढ़ी होंगी उसको पता है एटीपी इज़ द करेंसी ऑफ द सेल, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है, आगे पढ़ेंगे हम जब बेसिक साइंसेस की क्लास हम लेंगे या जनरल साइंस के बारे में पढ़ेंगे, बता देंगे आपको, ठीक है। फिर न्यूक्लिक एसिड्स, वही डीएनए आरएनए, उसमें भी लगता है। इवन जो आपके बोन्स एंड टीथ है ना, आपके दांत और आपकी हड्डियाँ, उसमें भी ये मेजर कंपोनेंट होता है, उसके बगैर बनते ही नहीं है, ना बोन्स ही ना टीथ ही, किसके, फॉस्फोरस, इतना ज़रूरी है ये, ठीक है। अच्छा, शेल्स ऑफ मैनी एनिमल्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप टॉर्टोटाइज को देखते हैं, उसकी जो शेल होती है वो भी बनती है फॉस्फोरस से ही, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट, दैट इज़ वाई फार्मर्स अप्लाई फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर्स। ये जो सॉइल में इसकी क्वांटिटी है बहुत कम है, इसलिए फार्मर्स यूज़ करते हैं कौन से, फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब इस फॉस्फोरस साइकिल में आपके 3 प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या, एक पहला होता है आपका वेदरिंग, दूसरा होता है आपका ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू, ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू कैसे पास होता है, और तीसरा होता है आपका डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब पहले वेदरिंग के बारे में बात कर लेते हैं।
वेदरिंग जो आपको देखने को मिलती है वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है रॉक्स में, ठीक है। इसमें मौजूद होता है फॉस्फोरस। फिर जब वेदरिंग हो जाए, वेदरिंग वही जो एटमॉस्फेरिक फोर्सेस, ये हाँ एटमॉस्फेरिक फोर्सेस काम करते हैं इस पर, ठीक है। आसपास का एनवायरनमेंट काम करता है और इसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स को बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है। और उस क्या होता है फिर, ये इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स रिलीज हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर आपकी जब बारिश आती है ना, इस सॉल्ट को एक जगह से दूसरी जगह सब जगह फैला देती है। अब पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। वेदरिंग मेनली फाउंड इन रॉक्स, ठीक है, इन द फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट रिलीज्ड फ्रॉम द रॉक्स ड्यू टू वेदरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब ये पास ऑन कैसे होती है, थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। कैसे होती है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फॉस्फेट थ्रू देयर रूट्स, ठीक है। एंड एनिमल्स हायर अप द ट्रॉफिक लेवल रिसीव फॉस्फोरस बाय ईटिंग द प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स। इसका मतलब ये है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब करते हैं फॉस्फोरस को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। फिर इसको एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, एनिमल्स खा लेते हैं इसको। फिर ह्यूमंस या तो डायरेक्टली इन प्लांट्स को खाते हैं या तो इन प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खा लेते हैं, ठीक है, और उनको भी मिल जाता है फॉस्फोरस, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन ये होता है कि जो आपका जब एनिमल मर जाता है ना, मर गया वो, फिर इससे बैक्टीरिया काम करते हैं, ठीक है, फिर लिबरेट कर देते हैं इसको बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये देखिए, फाइनली द फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, लिबरेट द फॉस्फोरस इनटू द सॉइल बाय डिकम्पोजिंग डेड मैटर, ठीक है। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर, सिंपल था ये। अब पढ़ते हैं सल्फर साइकिल के बारे में, ये आपका लास्ट रहने वाला है। अब जो आपका सल्फर साइकिल है ना, इसको आप कंपेयर कीजिएगा फॉस्फोरस साइकिल के साथ साथ, तभी आपको ये ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, इससे ज़्यादा समझ पाओगे, ठीक है। अब सल्फर के बारे में ये बोल रहा है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, एंजाइम्स एंड विटामिन्स, ठीक है। अब फॉस्फोरस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, फॉस्फोरस ज़रूरी किन किन चीज़ों के लिए है, न्यूक्लिक एसिड, एटीपी, है ना, बोन्स एंड टीथ के लिए, ठीक है। जबकि ये उधर क्या क्या बोल रहा है, ये सल्फर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड विटामिन्स के लिए, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, हम सब के लिए भी ज़रूरी है और प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। सल्फर इज फाउंड मेनली इन अर्थ's क्रस्ट एज सल्फेट सॉल्ट इन रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। अब जो हमारा फास्फोरस था वो भी रॉक्स में ही पाया जाता था, है ना, लेकिन अब सल्फर के बारे में क्या है, जब हम अपनी, एक तो ये रॉक्स एंड मिनरल्स में तो मिलता है ये अर्थ की क्रस्ट में, ठीक है, नो डाउट, लेकिन जब हम अपनी ये अभी जो गैसेस, ये अपने फॉसिल फ्यूल्स जब हम बर्न करते हैं ना, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, वहाँ से भी ये रिलीज होती है, अभी देखोगे आप, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। अच्छा, एक मिनट, पॉइंट कहाँ गया, देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, यही बता रहा था मैं आपको। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ा, ठीक है, कि सल्फर जो है अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती है, सल्फर सॉल्ट, और ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। ये गैसेस फॉर्म में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, हमने देखा कैसे इन्वॉल्व्स। अब इसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं ना, पहले ये वेदरिंग, वेदरिंग वही होगा, रॉक और मिनरल टूट जाएगा, वहाँ से ये आपकी सॉल्ट की फॉर्म में बाहर निकलेगी, ठीक है, जैसे उसमें हो रहा था फॉस्फोरस के केस में, है ना, ठीक है। फिर ये अगर कांटेक्ट में आई एयर के साथ तो ये सल्फेट बना देती है, ठीक है, यही है इसमें। अच्छा, वेदरिंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग रॉक्स रिलीज द सल्फर इनटू द सॉइल विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फेट व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद एयर, ठीक है। आप इसको फॉस्फोरस के साथ साइड बाय साइड कंपेयर कीजिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी दोनों साइकिल्स में, ठीक है। अब है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब जब हमने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये हम पढ़ चुके हैं ना, वॉल्केनो, दीज गैसेज रिएक्ट विद टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड। आपने बचपन में सुना होगा, है ना, एसिड रेन। एसिड रेन कुछ नहीं है, यही होता है जब सल्फ्यूरिक एसिड आपकी रेन के साथ मिल जाती है, उसी को एसिड रेन बोलते हैं। और भी काफ़ी होंगे एलिमेंट्स उसमें, लेकिन ज़्यादातर यही होता है सल्फ्यूरिक एसिड, विच फॉल्स इनटू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड मिक्सेस विद द सॉइल। फिर यही गिरती है अर्थ पे
अब वही मैं बोल रहा हूँ ना, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से और वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ये एटमॉस्फेयर में आ गई, फिर बारिश पड़ी और जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड था वो कन्वर्ट हो गया सल्फ्यूरिक एसिड में और वो गिरती है अर्थ पे इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन और मिक्स हो जाती है सॉइल के साथ। ऑलराइट, अब वही जो हमने देखा कि प्लांट्स इसको ले लेते हैं ना, फिर उनको एनिमल्स खाएंगे या ह्यूमंस डायरेक्टली उसको भी ले खा सकते हैं प्लांट्स को, या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स को भी खा सकते हैं और सल्फ़र को अपनी बॉडी में ले लेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है किन किन के लिए, ये ज़रूरी है हमारा प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड विटामिन्स के लिए। ये देखिए, प्लांट्स रिसीव सल्फर बाय एब्जॉर्बिंग सल्फेट फ्रॉम द सॉइल, ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स गेट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल बाय ईटिंग द प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स। यही बता रहा था मैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, सल्फेट सॉल्ट इन द ऑर्गेनिज्म इज रिलीज्ड बैक टू द सॉइल ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। वही जैसे अब कोई ऑर्गेनिज्म आपका मर गया है, उस पर फिर बैक्टीरिया काम करेंगे, फिर जो इसमें सॉल्ट थी ना ऑर्गेनिज्म में, सल्फर मौजूद था, फिर उसको वापस सॉइल में कर देंगे, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, ओके, या फॉस्फोरस सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट, सॉरी सल्फर सॉल्ट या सल्फेट सॉल्ट, ठीक है, ओके। लास्ट स्टेप था हमारा डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स एंड डिकम्पोजिशंस। ऑलराइट, अब थोड़ा सा एक दो कंसेप्ट्स और पढ़ लेते हैं, फिर एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। अब ये बोल रहा है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल दो किस्म के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स, ठीक है, जो अभी हमने पढ़े। एक होते हैं गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल और दूसरे कौन से होते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल। अब जो आपका गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल है ना, ये एक हिसाब से जितना एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है उतना ही अमाउंट एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, और एक हिसाब से ये आइडियल प्रोसेसेस हैं, परफेक्ट साइकिल्स हैं। जबकि सेडिमेंट्री में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, चाहे वो सल्फर हो चाहे वो फॉस्फोरस हो, ये तभी होगा जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स होगी। अब क्या हुआ, कहीं लैंडस्लाइड हो गई, ये रॉक सालों साल हज़ारों साल के लिए दबी रहेगी, फिर जितना आपका सॉइल में जा रहा है आपका फॉस्फोरस या सल्फर, उतना तो वापस आएगा नहीं, क्योंकि इसकी वेदरिंग होगी नहीं। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो एक इम्परफेक्ट साइकिल्स आ गए। अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ इंग्लिश में इसमें। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल बेस्ड ऑन द रेजर्वायर इन विच न्यूट्रिएंट साइक्लिंग टेक्स प्लेस, टू टाइप्स ऑफ साइकिल्स आर प्रेजेंट। अभी बोल रहे जहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही है, चाहे वो एटमॉस्फेयर है चाहे वो अर्थ की क्रस्ट है या सॉइल के अंदर की बात हो रही है ना, रेजर्वायर से मतलब है आपका या तो एटमॉस्फेयर की बात हो रही है या तो अर्थ की क्रस्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब जहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही है, चाहे एटमॉस्फेयर में चाहे अर्थ की क्रस्ट में, उसी के हिसाब से दो साइकिल्स मौजूद हैं, ठीक है। एक है आपकी गैसेस न्यूट्रिएंट साइकिल्स, जो कि आपका कार्बन साइकिल हमने पढ़ा उसमें होता है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा उसमें होता है, वाटर साइकिल हमें बचपन में पढ़ते थे। बता देता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, ये लैंड है आपका, ठीक है, यहाँ ट्रीज़ वगैरह हैं, एनिमल्स वगैरह, या आपकी सी आ गई या ओशन आ गई, ठीक है। अब क्या होता है, जब दिन में धूप होती है तो यहाँ पे आपका ये गर्म हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर जाके ठंडा हो जाता है, क्लाउड्स में फिर पानी बरसता है, जितना पानी बरसता है उतना ही इधर चला जाता है जितना सी में पानी था जो ऊपर बन के गया था। तो एक साइकिल होता है, हम पढ़ चुके हैं इसको काफ़ी, है ना। इसमें बड़ा इवापोरेशन, कंडेंसेशन, फिर से प्रेसिपिटेशन, फिर फ्लो ऑफ वाटर होता है थ्रू चैनल्स, रिवर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सारा हम पढ़ते हैं बचपन में, ठीक है, बेसिक क्लासेस में। तो गैसेस न्यूट्रिएंट साइकिल आपकी यही आ गए। अब है सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। द रेजरवायर इज द अर्थ इज क्रस्ट, ठीक है, जैसे फॉस्फोरस साइकिल है, आपको सल्फर साइकिल है, समझा चुका हूँ। अब है परफेक्ट साइकिल एंड इम्परफेक्ट साइकिल, ठीक है, परफेक्ट साइकिल एंड इम्परफेक्ट साइकिल, इसके बारे में भी आइडिया दे चुका हूँ मैं आपको, अभी दिया था मैंने, आप खुद समझ जाएंगे। परफेक्ट साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल इम्परफेक्ट, ठीक है, बिकॉज अभी मैं बता चुका हूँ, सम न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम द साइकिल एंड आर लॉक्ड इन द रॉक्स एंड बिकम अनअवेलेबल फॉर इमीडिएट साइक्लिंग। तो परफेक्ट को, इनको इम्परफेक्ट बोला जाता है सेडिमेंट्री साइकिल्स को, जब समझा चुका हूँ आपको क्यों। अगर कोई रॉक फंस गई, लैंडस्लाइड हो गई, कुछ हो गई, या अंदर ही फंसी रही हज़ारों साल तक, तो जितना हमें सल्फर या फॉस्फोरस एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उतना हम वापस नहीं दे पाएंगे, है ना। ऑलराइट, सो लर्नर्स, लेट अस एंड आवर लेक्चर हियर, लेक्चर नंबर 11 एंड्स हियर। और इसी के साथ हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स, ठीक है। अब आगे हम मिलेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में, और फिर कुछ जियोलॉजिकल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर देखते हैं हम आगे कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कितना कवर पाते हैं।
कवर कर पाते हैं। सो लेट्स मीट इन द 11th लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग and keep improving yourself on a daily basis. All right, God bless you.